So finally, WHO has declared that COVID-19 is an endemic. We have to live with it forever. यही बात जो हम कहते थे शुरू से, लेकिन अभी भी WHO का और हमारी बात में एक डिफरेंस है। हम शुरू से कहते थे लॉकडाउन मत करो, लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन नहीं है। आज तक ना तो मेडिकल साइंस में लॉकडाउन वर्ड ढूंढा पड़ा, ना ही कभी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉकडाउन वर्ड पड़ा, बट WHO ने कहा तो मानना ही था। और सिर्फ हमारी कंट्री ने नहीं, बहुत सी कंट्रीज़ ने माना, और बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हार्ड इम्यूनिटी पे चली। तो मेन मकसद शुरू से मैंने आपको बोला, जान बचाना नहीं। एंड प्लीज़ डोंट टेक माई वर्ड्स अगेंस्ट एंटी मोदी। आप लोगों के पॉलिटिकल लिनिएशंस कुछ अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये जो मुद्दा है ये एक कंबाइंड मुद्दा है। इसको आप प्लीज़ पॉलिटिकली तो पहले बात लिनिएट मत कीजिए, इसको एज अ होलसम मुद्दा लेके चलिए। या हम ये नहीं कि अगर मैं केजरीवाल की पोस्ट लिख रही हूँ, मैं राहुल जी की पोस्ट लिख रही हूँ, या मोदी जी को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये जो बातें कह रही हूँ इसलिए कि मैं मोदी जी को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ। इट वॉज मी ओनली जिसने अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके 2014 में मोदी जी को वोट दिया था, ये सोच के कि ये पार्टी कुछ अलग पार्टी होगी। बट ठीक है, आप लोगों की उम्मीदी पे खरे उतरे होंगे, मेरी उम्मीदों पे नहीं खरे उतरे। फिलहाल हम कंसंट्रेट करते हैं कि WHO ने फाइनली बोल दिया कि ये एक एंडेमिक है, पैंडेमिक नहीं है। मतलब पैंडेमिक से एंडेमिक में कन्वर्ट होगी, इसका हमें हमेशा रहना पड़ेगा। जब याद कीजिए, जब लॉकडाउन मेजर सुझाया गया था तो क्या बोला गया था कि 21 दिन का वक्त मुझे दीजिए, और उस टाइम पे हम अपने सारे हॉस्पिटल्स बेड से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, 21 डेज़ कोई नई बीमारी आई है, कोई नया आउटब्रेक आया है, तो कैसा है, जैसी वहाँ से खबरें आ रही थी। हालांकि था तो इतना तो पता था कोरोना वायरस का म्यूटेटेड फॉर्म है, बट नोबडी नोज इट, क्योंकि लैब से बन के आया, तो पता नहीं क्या उसमें जेनेटिकली असॉर्टमेंट किया हो, किस तरीके का हो, ये नोबडी वॉज नोइंग। तो उसको स्टडी करने के लिए, डाटा को स्टडी करने के लिए 21 डेज़ या उसके बाद और 15 दिन का इतना इनफ था लॉकडाउन, उसके आगे नहीं। और हर चीज़ में WHO इज़ अ रिकमेंडेटरी बॉडी, हमें WHO की बात ही क्यों मान नहीं है। एंड उस दिन मैं देख रही थी तो चाणक्य जी ने बोला था कि मैं कर्ज का लिए हुए पैसे का दिया भी जलाना नहीं उपयुक्त समझता हूँ। तो WHO से सिर्फ हमारे देश ने नहीं, बहुत से देशों ने PPE किट्स वगैरह वगैरह के लिए $1 बिलियन जो है लोन लिया। बट मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इतने दिनों में बेड्स, वेंटिलेटर्स तैयार नहीं हुए, $1 बिलियन लोन में सिर्फ PPE किट्स और ये सब। और ऐसा वायरस जिसका रिप्रोडक्टिव नॉट मात्र 2.5 है, और ट्यूबरकुलम बैक्टीरियम जिसका रिप्रोडक्टिव नॉट 10 था, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स जिनका रिप्रोडक्टिव नॉट 14 था, तब का भी इतना PPE किट ये सब ड्रामा हो हल्ला नहीं हुआ। और आज एंडेमिक घोषित करने के बाद भी WHO आज भी लॉकडाउन के प्रति सचेत कर रहा है कि आप सचेत रहिए, आज भी वार्निंग दे रहा है, और आज भी कह रहा है, आज भी वही रट लगा रहा है, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। और आज भी न्यू नॉर्मल का कॉन्सेप्ट आज भी बना हुआ है कि आपको वही सोशल डिस्टेंस, 6 फीट की दूरी एंड ऑल। वेयर इज ऑल द पैथोफिजियोलॉजी गॉन? दे मतलब deliberately brought the concept of the code, they coded it as UCOD, underlying cause of death, UCOD 7.2. Why? To pad the comorbidities under COVID-19. कल मैंने इसके बारे में दिखाया है, और मैं आज भी दिखा दूंगी आप लोगों को, और मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो पूरा पढ़ने में। तो UCOD 7.2 लाया गया है कि ब्रेथलेसनेस एक कॉमन सिम्टम होता है जो कि बहुत सी डिजीज़ में पाया जाता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में, इवन कैंसर के पेशेंट्स में, इवन इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ में। लेकिन उनको मॉर्बिडिटीज़ को भी अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ नहीं लिखना है, COVID-19 ही लिखना है। COVID-19 पॉजिटिव पाया जाना एक इत्तेफाक है, लेकिन अगर COVID-19 की वजह से डेथ होता है, कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से नहीं होता है, तो किसी हेल्दी पर्सन में क्यों नहीं होता? कोई बंदा 40 साल से, मैंने इनका जो ओरिजिनल मैनुअल है डेथ सर्टिफिकेट इशू करने का जब पहले से ही था, तो ये नया गाइडलाइंस क्यों लाए कोविड के लिए डेथ सर्टिफिकेट इशू करने का?
बट दिस इज द क्वेश्चन विच आई वांट टू पुट अप. नया गाइडलाइन लाने का क्या ज़रूरत था? एंड इफ यू डोंट बिलीव ऑन मी, मैंने स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं. यू जस्ट चेक इट विद मी. आई एम जस्ट डिस्प्लेइंग इट ऑन माई लैपटॉप. मैंने अभी जो आपको बात बोली कि इन्होंने नया मैनुअल लाने की क्या ज़रूरत थी, जब ऑलरेडी इनके पास मैनुअल था और उसके हिसाब से डेथ सर्टिफिकेट्स इशू होते थे, जिसको मैंने कल अपने वीडियो में डिस्कस भी किया है कि पहले किस तरीके से डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ करता था. सपोज़ कोई 40 साल से कोई चेन स्मोकर है और उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप हो चुका है 10 साल पहले, मरने से 10 साल पहले. फिर धीरे धीरे जब उसे ब्रोंकोडायलेटर्स पे रखा गया, मरने से 2 साल पहले तक उसको ब्रोंकोडायलेटर्स पे रिस्पॉन्ड करना बंद कर जाते हैं और उसका FEV1 रेशो जो है, FEV1 रेशो जो है उसका घटता जाता है. और मरने से 3 महीने पहले उसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे रखा जाता है और उसके बावजूद भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता अच्छा. FEV1 रेशो लगातार घटता रहता है. तो अचानक एक दिन शाम को वो उठता है, अपनी वाइफ को कंप्लेन करता है कि उसको बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है. उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और मैकेनिकल वेंटिलेटर्स पर रखने के लिए पेशेंट रिफ्यूज़ कर देता है और उसके बाद उसकी 12 घंटे के अंदर डेथ हो जाती है. आज की डेट में यही सिनेरियो हुआ होता और कोविड-19 निकलना एक इत्तेफाकन है. उसमें निकलते हुए एक्सपोजर है, वायरस इज देयर, तो आपको टेस्ट होगा तो होगा. अभी कितने टेस्ट हुए हैं? आपको 130 करोड़ जनता में टेस्ट कराइए, कितनों को तो हो करके पता भी नहीं चला होगा, वो ठीक हो गए होंगे. तो अब फिलहाल उसी स्टोरी पे आइए. आज की डेट में हॉस्पिटल जाता है, सबसे पहला क्या मैंडेटरी है कि भैया पहले टेस्ट करो. प्राइवेट क्लिनिक्स तो डर के मारे ले ही नहीं रहे हैं, खोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये लोग अगर इमरजेंसी नहीं देखते हैं तो भाई उसमें FIR हो जाती है. इमरजेंसी अगर देख लें, और इमरजेंसी देखें कैसे, क्योंकि पहले कोरोना का जांच आए और फिर वो इमरजेंसी देखें क्या. लेकिन कोरोना की जांच भेजना ज़रूरी है, भेज देते हैं, वहाँ इमरजेंसी देखना शुरू करते हैं. बाई चांस वो कोरोना पॉजिटिव निकल गया तो पूरा हॉस्पिटल सील कर देते हैं. तो प्राइवेट डॉक्टर्स तो बंद ही हैं. अब आज की डेट में जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, वो जाता हॉस्पिटल तो क्या होता, कोविड-19 पॉजिटिव आता. कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद वो डेथ हुआ था क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से, पर चढ़ जाता कोविड डेथ. और उसके लिए उन्होंने एक कोड डिसाइड कर लिया 7.2 कि कोमॉर्बिडिटीज का जिक्र ही नहीं करना है. अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस नहीं बताना है, जबकि पहले अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ वहाँ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बताया जाता था, जो उनका 2003 से जो मैनुअल चला आ रहा है. तो ये सब क्यों, इन्हें नया मैनुअल लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि देखो इंडिया में भी, US में तो ये काम चल ही रहा था, इंडिया में भी बहुत से स्टेट्स थे जो कि लिख करके दे रहे थे नो डेथ इज़ नॉट ड्यू टू कोविड. इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखाती हूँ. जो उत्तराखंड में जो ब्रेन स्ट्रोक से डेथ हुआ था, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने लिख के दिया है कि डेथ इज़ नॉट ड्यू टू कोविड, बट फिर भी वो कोविड-19 में चढ़ा दी गई. तो उस चीज़ पे काफ़ी मैंने भी वीडियो बनाया था और उस चीज़ पे बहुत कंट्रोवर्सीज भी चली थी, और मैं वो आपको दिखा भी देती हूँ जो इन लोगों ने किया. देख लीजिए, उत्तराखंड का बुलेटिन है ये. टोटल डेथ 01. पास ले जा रही हूँ, जस्ट चेक अगेन. इज दैट ड्यू टू कोविड-19? नो. कॉज ऑफ डेथ वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, राइट. बट इन्होंने इसको चढ़ा दिया था कोविड-19 में. तो ये सब देखिए, दैट ड्यू टू कोविड नो, बट ये जो उत्तराखंड का चढ़ा दिया था इन्होंने 1. तो इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो है आ रही थी. तो अब जो बिल्कुल US का जो मॉडल था कोडिंग करके डेथ जो है सर्टिफाई करने का, डेथ सर्टिफिकेट, वही इन्होंने भी अपना लिया. तो ये देखिए यहाँ पे ये मोर्टेलिटी कोडिंग है कोविड-19 की. तो मोर्टेलिटी कोविड में आप देख रहे हैं ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th. तो टेस्ट पॉजिटिव जहाँ आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ तो आपने सिम्टम्स नहीं है तो भी कंफर्म लिख दिया, प्रेजेंट है तो भी. लेकिन अभी आप 3rd वाला देखिए, पॉजिटिव है लेकिन प्रेजेंट विद कोमॉर्बिड कंडीशंस लाइक हार्ट डिजीज, अस्थमा, COPD, टाइप 2 डायबिटीज़. एंड ये सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें ब्रेथलेसनेस एक कॉमन सिम्टम होता है, लेकिन उसमें इन्होंने अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ लिखने को बोला है कोविड-19. इसको मैं आपको दोबारा समझाऊंगी, इस पर इन्होंने बहुत बड़ा पैरा भी दिया है. इससे पहले आप ये देख लीजिए, टेस्ट अगर नेगेटिव है, सिम्टम्स लेकिन प्रेजेंट है, सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, तब भी क्लिनिकली डायग्नोज करना है कोविड-19. वाई?
देयर आर मैनी डिजीजेज जिसमें सिम्टम्स एक जैसे होते हैं, तो टेस्ट से कंक्लूसिव फाइंडिंग निकलती है। टेस्ट नेगेटिव है तो भी कोविड-19 का नहीं चाहिए। ध्यान से देखिए, इसका मतलब आपको सिर्फ कोविड-19 के नंबर्स इन्फ्लेट करना मकसद है। क्यों? क्योंकि आपको डरा कर किसी को काम पे नहीं जाना है, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस लाना मकसद है। आगे देखिए, टेस्ट अवेटेड है, टेस्ट अवेटेड है, मौत हो जाती है और सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, सस्पेक्ट कोविड-19 है, लेकिन वो भी देखिए 7.2 कोड, वो भी देखिए कोड 7.2, मतलब इसको भी कोविड-19 में। अब दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, टेस्ट इनकंक्लूसिव है, मतलब अनिश्चितता है टेस्ट में, और तो भी इसको प्रोबेबल कोविड-19 देके कोड वही 7.2, मतलब चढ़ जाएगा कोविड डेथ में। तो मतलब 7.2 ये एक पैसेज या विंडो क्रिएट किया इन्होंने हर डेथ को कोविड डेथ में कन्वर्ट करने का। अब ये जो मैंने आपको बोला था ये वाली ये जो तीसरा नंबर का है, इसमें आते हैं, इसका पैरा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ कैसे डिटरमाइन करना है। ये जो पैरा रेड से मैंने अंडरलाइन किया उसको देखिए। Patients may present with other pre-existing comorbid conditions such as chronic obstructive pulmonary disease, COPD or asthma, chronic bronchitis, ischemic heart disease, cancer and diabetic mellitus. These conditions increase the risk of developing respiratory infections and may lead to complications and severe disease in a COVID-19 positive individual. These conditions are not considered as underlying cause of death, as they are directly not caused due to death due to COVID-19, as they have directly not caused death due to COVID-19. Also, a patient may have many comorbid conditions, but only those that have contributed to death should be recorded in part 2. Basically, इन्होंने साफ बोल दिया है, these conditions are not considered as underlying cause of death, as they have directly not caused death due to COVID-19. तो बेसिकली डेथ ड्यू टू कोविड-19 को काउंट करना, उसको ऐड करना, इन्फ्लेट करना, यही एकमात्र रीज़न है। तो मतलब अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह इनसे भी ये कंडीशंस होती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लेकिन उसको नहीं मानना। जैसे मैंने आपको इनका जो पीछे का मैनुअल था 2003 का, उससे मैंने आपको एक केस हिस्ट्री का एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें जो है अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ही दिया गया था। वो मैं आपको डेथ सर्टिफिकेट वो मैं आपको दिखाती हूँ। केस हिस्ट्री है, जो क्रोनिक स्मोकर था 40 साल तक, और उसके बाद उसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप हुआ, और फिर उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ब्रोंकोडायलेटर्स पे रख के भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था। बाद में उसकी जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से उसकी डेथ हुई। तो देखिए यहाँ कॉज ऑफ डेथ में आप देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 है। तो और इसमें पार्ट 2 में देखिए सिगरेट स्मोकिंग है, क्योंकि इसकी वजह से बाकी सारी कंडीशंस हुई। इसकी वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड देन एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, दिस इज द अंडरलाइन कॉज ऑफ दैट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब इन्होंने इस बार मना कर दिया, इसमें यूसीओडी आपको ये सब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह नहीं देना है, बिकॉज एक अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ ही है। 2003 में देखिए जो इनका मैनुअल था, दिस इज द एक्चुअल मैनुअल, ओरिजिनल मैनुअल, इसमें इस तरीके से डेथ सर्टिफिकेट इशू करने को बोला है। तो यही कारण था कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लिखा डेथ ड्यू टू कोविड नो, क्योंकि एक्चुअल में यही एक इसी मैनुअल के हिसाब से लिखा गया। अब इन्होंने नई गाइडलाइंस लाने की क्या जरूरत थी, आप खुद ही समझ लीजिए। ना कोई पोस्टमार्टम, ना कुछ, भैया क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से डेथ नहीं हुआ, डेथ का अंडरलाइन कारण कोविड है। कोविड आना तो पॉजिटिव आना एक मात्र इत्तेफाक है। और भी बहुत सी बड़ी अचरज वाली चीजें हैं। मैं आपके इसमें केस एग्जाम्पल्स आपको ले जाती हूँ जो नई गाइडलाइंस में लोग लेके आए हैं, उसको देखिए आप। ये देखिए, 76-year-old male with ischemic heart disease developed fever and breathlessness 2 days ago and was admitted and died in 24 hours. First test was inconclusive. टेस्ट वॉज इनकनक्लूसिव, लेकिन इसको भी कोविड-19 में लग दिया, टेस्ट आया नहीं आया। तो हाउ कैन यू मेक द डायग्नोसिस, हाउ कैन यू पुट इट इनटू कोविड-19 डेथ, जिस जबकि उसको इस्चेमिक हार्ट डिजीज था और उसमें ब्रेथलेसनेस होना और फीवर होना इज अ कॉमन थिंग। कोई भी सेप्टिक बॉडी में होता है, फीवर हो जाता है। तो आप ऐसे कैसे मतलब आप कर सकते हैं? एंड यू पुट इट अंडर द कोड 7.2। एंड नॉट ओनली दिस, आई विल शो यू मोर एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल देख लीजिए, 50-year-old फीमेल है, कंप्लीटेड कीमोथेरेपी फॉर ब्रेस्ट कैंसर, एडमिटेड विद ब्रेथलेसनेस एंड डेवलप शॉक एंड डाइड। ओके,
तो ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी के बाद ब्रेथलेसनेस होना एक आम सी बात है। आपने उसको भी कोविड डेथ कर दिया, अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ जो है कोविड डेथ कर दिया। मैं आपको दिखाती देखिए डेथ सर्टिफिकेट है ये पार्ट 1 एंड इसमें देखिए पार्ट 1 में ही इन्होंने एंटीसीडेंट कॉज में कोविड-19 निमोनिया कोविड-19 और कोड दे दिया 7.1। सो और देख लीजिए, ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था। एक और अच्छा सा एग्जाम्पल था इसमें डायबिटिक मेलाइटिस के केस में। आपको पता है डायबिटीज़ में निमोनिया होना बहुत प्रोन होता है। इसमें टेस्ट भी नहीं अवेलेबल है। देखिए 60-year-old मेल है, फादर ऑफ कोविड-19 पेशेंट, अ नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल and he is presented with influenza like illness and died. Test for COVID-19 not available. तो इसमें भी COVID-19 किया है। मैं नीचे ले आती हूँ सर्टिफिकेट, देखिए COVID-19 सस्पेक्ट देके इन्होंने इसको भी जो है अंडरलाइन कॉज ऑफ दैट कोविड-19 किया है, कोड दे दिया U07.2। नाउ अब इसमें ना टेस्ट हुआ है ना कुछ हुआ है, टेस्ट भी अवेलेबल नहीं है, जस्ट क्योंकि वो फादर था एक कोविड-19 पेशेंट का, आपने इसको अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ इज अ बिग थिंग, इज अ बिग थिंग। आपने उसको जो है कोविड-19 बता दिया, ही वॉज डायबिटिक। इससे जो इनका जो पुराना मैनुअल है, उसके पुराने मैनुअल में भी एक ऐसा ही केस था जिसमें उन्होंने लिखा है कि निमोनिया ड्यू टू डायबिटिक। उसमें 2 कंडीशंस थी कि कोई डायबिटीज मेलाइटिस से पीड़ित है बहुत टाइम से और साथ में स्टमक हार्ट डिजीज भी उसको निमोनिया डेवलप होता है, वो मर जाता है। तो उसमें निमोनिया ड्यू टू डायबिटिक मेलाइटिस था। बिकॉज यू नो कोविड-19 आप कैसे, जब उसका टेस्ट भी आप यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, देखिए तब भी कोविड-19। तो इन सब चीज़ों से क्या नहीं लग रहा है कि मेन मकसद जो है नंबर्स इन्फ्लेट करना है? क्यों? डराने के लिए, पैनिक क्रिएट करने के लिए। क्यों भाई? 85% ऑफ लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि उनको ये हो भी चुका है। तो दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। गाइडलाइंस मुझे आपको दिखाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको दिखाया। अभी आप में से आपको चाहिए हो गाइडलाइंस जो अभी 10 मई को जो जारी किए हैं गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि अब आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं। तो अगर आपके घर में आइसोलेट होने की फैसिलिटी है तो हॉस्पिटल आने की ज़रूरत अब आपको नहीं है। और 17 डेज व्यतीत होने के बाद ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स के आपको दोबारा टेस्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं है। जबकि मैं आपको बता दूं पहले की गाइडलाइंस के हिसाब से आप अगर कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं तो आपको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा और सिम्टम्स खत्म हो जाने के बाद ट्रांजिट फेज में आपको रखा जाएगा। और जब तक आपके 2 टेस्ट नेगेटिव नहीं आ जाते हैं आपको डिस्चार्ज नहीं मिलता था। लेकिन अभी नई गाइडलाइंस आई हैं, आप लोगों को चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मेल एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं आपको वो गाइडलाइंस दे दूँगी। तो अब आप खुद सोचिए कि जैसे इसको प्रोजेक्ट किया था, इट इज़ रियली नॉट दैट डेडली। और कौन बार बार आपको डर पैदा कर रहा है? मीडिया, WHO। ये पूरा एक इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड पूरा ये प्लान है। एंड जो आप वैक्सीन कर रहे हैं, एंड आज भी लिटरली आज भी जब व्हेन दे अनाउंस इट एज अ एंडेमिक WHO, देन ऑल्सो यू नो व्हाट दे सेड, वैक्सीन। मैं आपको दिखाती हूँ वो न्यूज़। बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस का खात्मा मुश्किल है, ये जारी रहने वाला है। ये WHO की तरफ से कहा गया है। WHO ने लॉकडाउन खत्म करने की कोशिशों को लेकर भी चेताया है। लंदन ट्यूब की ये तस्वीर जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशों का एक हिस्सा है। 23 मार्च को शुरू हुए लॉकडाउन के बाद कल से रियायतें शुरू हुई हैं। यूके यूरोप के कोरोना से बुरी तरह प्रभावित देशों में सबसे आगे है। कोविड-19 से 30,000 ज्यादा मौतें यहां हुई हैं। अमेरिका के बाद किसी देश में इससे ज्यादा मौतें नहीं हुई हैं।
लंदन के सो एंडेमिक पता चल गया आपको घोषित है। वैक्सीन पे आ जाइए। वैक्सीन मैंने आपको पहले भी बोला था, आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड, वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है इसका, यानी कि कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। जीनोम सीक्वेंस इतना लंबा है, इतना क्रेजली म्यूटेट करता है कि वैक्सीन इसका बनना पॉसिबल नहीं है। वैक्सीन बनाने के लिए वायरस आइसोलेट करना पड़ेगा ना जी, और 2021 तक इतनी जल्दी आप चलिए ले भी आते हैं ट्रायल्स वायल्स के बाद, तो कितना म्यूटेट कर चुका होगा वो, बार बार कितना म्यूटेट करता है। फ्लू शॉट्स, फ्लू वैक्सीन कभी इफेक्टिव नहीं होती। एंड देखिए गेट्स नोट्स में बिल गेट्स ने क्या बोला है जब इनको इंटरव्यू लिया गया था कि कितना इसका एफिशिएंसी होगा। यू जस्ट सी इट विद मी, देख लीजिए गेट्स नोट्स। ये पूरा मैं आपको दिखा देती हूँ किस बारे में है, वरना आप लोगों को विश्वास तो होता नहीं है इतना इजीली। हाउ सून विल अ वैक्सीन बी रेडी, तो इस पर ये इंटरव्यू था इनका, एंड इसमें क्वेश्चन जो मुझे आपको दिखाना है, यस, हाउ मैनी डोजेज विल इट बी। मैंने आपको बोला था जब 8 मई को डॉक्टर टाड्रस ने बोला था, WHO के डीजी ने, कि जिस तरीके से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट कर पाए हमारे पास जो एसेंशियल टूल था वैक्सीन था, वैसे ही हम ये भी कर पाएंगे। जबकि वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, वायरल है, कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन हर्ड इम्यूनिटी। लेकिन आप वैक्सीन ही कब से कर रहे हैं? आप पहले कहते हैं नेचुरली रिकवर्ड जो बंदा है उसमें जो एंटीबॉडीज डेवलप्ड होती हैं, डायरेक्ट एक्सपोजर उसको मिल रहा है वायरस का, उसमें एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, वो रिस्क फ्री सर्टिफिकेट नहीं देंगी। फिर आप कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोलते हैं कि भाई वैक्सीन आपको रिस्क फ्री सर्टिफिकेट देंगी, और वो भी वैसी वैक्सीन जो म्यूटेटेड वायरस में इफेक्ट कैसे करेंगे? आप कैसे वो वैक्सीन बनाएंगे? आज आप आइसोलेट करेंगे, बाद में वो म्यूटेट हो चुका होगा। और फ्लू वैक्सीन कभी भी इफेक्टिव नहीं होती हैं, ये बात ये खुद यहाँ एडमिट कर रहे हैं, देख लीजिए, लेकिन ट्विस्ट करके बोल रहे हैं। हाउ मेनी डोजेज विल इट बी? A vaccine you only get once is easier and quicker to deliver, okay? But we may need a multi-dose vaccine to get enough efficacy. साफ उन्होंने कह दिया, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार ले ली तो आपको अगली बार जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगली बार वायरस म्यूटेट हो चुका होगा, तो हर बार वैक्सीन बनेगी, नई म्यूटेटेड वायरस से आप लेते रहेंगे। बताइए, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आपको लेने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं कह रही हूँ मैंडेटरी एटलीस्ट ये नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट? Ideally, the vaccines will give you long-lasting protection, ideally, okay? But we might end up with one that only stops you from getting sick for a couple of months. Ideally, वैक्सीन आपको लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन देता है, यही मैंने पिछली वाली बात में बात की थी। वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की आपने एक बार ले ली, बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ जरूरत पड़ेगी। देखिए गेट्स खुद बोल रहे हैं कि आइडियली वैक्सीन एक बार ले ली तो ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन मिल जाता है, बट here we might end up with one that only stops you from getting sick from a couple of months, like the seasonal flu vaccine which protects you for about 6 months. अब आप खुद बताइए। तो अब देख लिया सब कुछ आपने, खुद बिल गेट्स कह रहे हैं सिंगल डोज में काम बन ही नहीं सकता ना। मेडिकल लाइन से जो है वो सब जान ही रहे होंगे क्यों नहीं बन सकता, म्यूटेशंस की वजह से। पहली बात तो वैक्सीन बनाना ही पॉसिबल नहीं है, कौन सा वायरस आइसोलेट करेंगे, वो इतना म्यूटेट हो चुका होगा। अभी इंडिया में ही आपने न्यूज़ में सुना होगा, एक जगह गुजरात में एल स्ट्रेन है, कहीं कौन सा स्ट्रेन है, मतलब इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल इतना बड़ा जिसका जीनोम साइज हो। एंड समवेयर यहाँ पे मैं निकाल के रखूंगी, इन्होंने कहीं बोला था कि इस बार हम जीनोम डालेंगे उसमें। तो बेसिकली आरएनए जीनोम इनको एंटर करना है। अब वो आरएनए जीनोम, अब वो भी देख लीजिए, ये सब कुछ पहली बार सब कुछ हो रहा है, ट्रायल एंड एरर मेथड्स। मैंने आपको ये भी बता दिया, म्यूटेट करता है वायरस बार बार, वही जीनोम कैसे जो है हर बार काम करेगा। अब आप देखिए आगे देखिए ये क्या कह रहे हैं। बिकॉज RNA vaccines let your body do most of the work, they don't require much material. That makes them faster to manufacture. There is a catch though. We do not know for sure yet if RNA is a viable platform for vaccines. ये भी कह रहे हैं, we are not sure if RNA is a viable platform of vaccines. Since COVID would be the first RNA vaccine out of the gate Foundation से. We have to prove both that the platform itself works and that it creates vaccine and that it creates immunity. We have to prove both that the platform itself works and that it creates immunity.
It's a bit like building your computer system and your first piece of software at the same time. So this is all what he said. Building your computer system and the software at the same time. He's not sure कि RNA vaccines कितना viable होंगी. Are you ready for taking multi-dose vaccines? Think by yourself. और ये लॉकडाउन वगैरह ये सब कुछ क्यों हुआ, इसके पीछे मेडिकल रीज़न नहीं है, मैंने आपको बता दिया. पॉलिटिकल क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है. यू जस्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ, जस्ट थिंक एंड थिंक. तो एक बार एक नज़र डालिए इन मज़दूरों पर और देखिए कि यदि ये बीमारी इतनी घातक होती है, ना इन्होंने मास्क लगाया है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिंदा बचे हैं. गर्मी होती है. हाँ गर्मी होती है, धूप लगता है. बच्चे कैसे चलेंगे? देखो छोटे छोटे बच्चे, 2 आगे हैं 2 पीछे हैं, अभी कैसे चलेंगे? देखो. So we can see little children, but I need to request the camera person to move a little forward. क्या नाम है आपका? रिंकी. कितना साल की हो? 9 साल की. तुम्हारा बैग जो है ना सिर पे, वो तुमसे बड़ा है ना? हाँ. हाँ. भारी 1 मिनट, भारी नहीं लग रहा? बहुत भारी लग रहा होगा ना? हाँ. और ये चप्पल में चलोगे ऐसे कितना देर? जितना दिन चल पाऊंगी. दीदी मैं फिर पूछूंगी, ट्रेन के लिए रुक जाओ. नहीं, हम लोगों को तो नहीं, पैसा नहीं, हम लोग किधर जाएंगे बताइए? पहले बच्चे का तबीयत खराब हो गया, हमारे आदमी का ऑपरेशन हुआ है, वो भी नहीं अभी तू हो पा रहा है, हम लोग कैसे रहेंगे बताइए? इधर आइए, इस तरफ आइए. क्या ऑपरेशन हुआ है मुझे समझ नहीं आई. और उनको पेट में बड़ा वाला ऑपरेशन हुआ है, हम लोग मजबूर हैं, कैसे हम लोग का किधर पैसा मिलेगा बताइए? So I'm just going to ask the camera to turn around and leave you with this sight. I'm just going to run one last time to try and catch up with these workers. And there you can see a little child, running to keep pace with his family. This is a surreal and tragic sight, a heartbreaking sight. So many children, infants, toddlers in this group of migrants walking home. कहाँ क्यों रात को चल रहे हो? हम बिरार जा रहे हैं, गोरखपुर जाएंगे. बीच रात में क्यों चल रहे हो? चलना पड़ेगा ना मैडम, खाने पीने का कुछ पैसा वैसा नहीं रहेगा तो जाना ही पड़ेगा ना. मैंने कहा था ट्रेन अब शुरू हो गया. अरे ट्रेन शुरू हो गया, क्या करेगा? हम लोग ऑनलाइन कितने दिन से किए हैं, सब बोल रहे हैं सूचित बनाया जा रही है, आपको छोड़ा जाएगा गोरखपुर. आपने ऑनलाइन फिल किया? ऑनलाइन फिल किया हम लोग, 10 दिनों का, तभी तो हम लोग निकलना पड़ा हम लोग को.